नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MS अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव लेकर आया हूं आज लास्ट लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट और AC जो भी हम एनालिसिस कर रहे थे, जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे 1 अगस्त को। आज 31 अगस्त है और आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है। मैंने बताया भी था कि 1 महीने लगेंगे इसको ख़त्म करने में। सो सक्सेसफुली वी हैव डन with all the parts along with the theory, numericals and practical जो भी मैं दिखा सकता था सारा मैं प्रयास किया कि आपको दिखा दूं। आज जो लास्ट लेक्चर है हम लोग का वो है आपका जनरेटर का, ठीक है, वो है आपका जनरेटर का। तो जनरेटर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? जनरेटर में बेसिकली हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक AC जनरेटर और दूसरा DC जनरेटर। DC जनरेटर और AC जनरेटर में कंस्ट्रक्शन वाइज क्या डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकली इनका वर्क वाइज क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अल्टीमेटली जनरेटर करता क्या है, सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ MS अकेडमी में अगले 30 मिनट तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम जनरेटर को। जनरेटर क्या है? सबसे पहले यदि जनरेटर का नाम आता है तो सबके जहन में ये आ जाता है कि ये कुछ उत्पन्न करता है। बेसिकली ये कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है कि अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर? यदि कोई पूछता है तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली उस डिवाइस को हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर बेसिकली दो भागों में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उससे जो आउटपुट ले रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो एनर्जी के रूप में आपको पाई जाती है, एक तो DC हो सकती है, दूसरी AC हो सकती है। तो DC और AC में क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन वाइज हम तो शुरू करते हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद मैं बताऊंगा फिनोमिना, किस फिनोमिना पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग AC जनरेटर। शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि जो AC जनरेटर है उसको हम लोग AC डायनामो भी बोलते हैं, नॉर्मली डायनामो बोलते हैं, AC डायनामो या अल्टरनेटर। जब हाई पावर ऑफ अल्टरनेटर आ जाता है, हाई पावर जनरेटर जो थर्मल पावर प्लांट्स में या हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो अल्टरनेटर लगा होता है, जनरेटर जो टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है और जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है कि पावर जनरेट होता है, वहां जो है AC जनरेटर लगा होता है। और AC जनरेटर को हम एक और नाम देते हैं, आप याद रखिएगा फ्रॉम द डे वन ओनली, उसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है। तो कोई पूछता है आपसे अल्टरनेटर और जनरेटर में क्या अंतर है, तो अल्टरनेटर बेसिकली जनरेटर ही है, लेकिन AC जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? AC डायनामो भी बोल सकते हैं। और जो DC आपका होता है उसको, DC जनरेटर को हम DC डायनामो या नॉर्मली अगर डायनामो कहें तो भी ठीक है। डायनामो मतलब DC जनरेटर से ही संबंध हम लोग रखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अल्टरनेटर, जिसे हम AC जनरेटर कहते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ है जिसका नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से एडजस्ट है कि फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही है। ऑलवेज the direction of magnetic field is from north side to the south side, you know well. This is the armature. ये आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें कॉपर की वाइंडिंग्स लगी हुई है, ठीक है। और क्या होता है कि हम प्राइम मूवर की मदद से, प्राइम मूवर क्या हो सकता है? कुछ भी जिससे हम उस शाफ्ट को, जनरेटर का जो शाफ्ट है, जो धुरा है बीच वाला, उसको रोटेट कराएं, सब कुछ वो, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो प्राइम मूवर के रूप में हमारा जो है कि क्या बोलते हैं उसको, मैं याद कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। यस, टरबाइन। टरबाइन भी आपका क्या है? टरबाइन भी एक, तो टरबाइन क्या हो सकता है? टरबाइन आपका गैस टरबाइन हो सकती है, स्टीम टरबाइन हो सकती है, हाइड्रो टरबाइन हो सकती है, ठीक है। टरबाइन से हम घुमाते हैं शाफ्ट को। टरबाइन पे जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि उसी टरबाइन ब्लेड्स पे जब पानी गिरता है तो टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर। जनरेटर यहाँ सपोज करिए ये टरबाइन रहा, ठीक है, ये टरबाइन रहा या ब्लेड्स रही, पानी गिरता है तो ये रोटेट किया, जैसे रोटेट किया और इसी के साथ से कपल्ड है अपना जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का भी ये जो आर्मेचर है ये यहाँ पे घूमने लगता है, समझ रहे हैं? ये आर्मेचर जो है जनरेटर का
ये जनरेटर का आर्मेचर जो है घूमने लगता है। ठीक है, ये चीज़ है बेसिकली। थर्मल पावर प्लांट में भी यही होता है। थर्मल पावर प्लांट में हम वाटर को स्टीम बनाते हैं और उसी स्टीम को हम ये जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं उस पर टकराते हैं, जिससे कि टरबाइन रोटेट करता है और कपल्ड जो है जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करता है, जिससे आर्मेचर इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। अब आपको पता है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट कराया जाए तो कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स चेंज होगी। आपको पता है अभी चेंज होगी, अभी इधर घुमा ये चेंज होगी, ये चेंज होगी। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स लिंकिंग टू ए कॉइल गेट्स चेंजेस। यदि फ्लक्स में चेंज होता है, जो लिंक कर रही है फ्लक्स, यदि उसमें चेंज होता है तो इस कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप होता है। क्या होता है डेवलप? ईएमएफ। और उस ईएमएफ की वजह से सर्किट यदि आपका क्लोज है, एक करंट फ्लो बोलते हैं और यही करंट इसमें फ्लो होने लगता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर या अल्टरनेटर। यही प्रिंसिपल है आपका। व्हेन ए कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड गेट्स रोटेटेड या flux linking to the coil gets changed, due to the change in the flux an EMF is developed in the coil, and when the circuit is closed a current flows and that current is known as induced current। उसी को हम induced current बोलते हैं। ये मैकेनिज्म रहा, ये फिनोमिना रहा। अब आपको समझना ये है कि होता कैसे है ये। देखिए हम इधर अपना सपोज करिए टरबाइन लगाए हुए हैं, टरबाइन की मदद से रोटेट कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ स्टडी नहीं है। हम जनरेटर इधर का पढ़ रहे हैं। आप मानिए कि कोई भी मैकेनिकल, आपने गाड़ी बस जीप कार ट्रैक्टर वगैरह देख रखा होगा, उसमें क्या होता है इंजन से एक पट्टे की मदद से, एक बेल्ट की मदद से एक डायनामो लगा देते हैं। डायनामो देखा होगा आपने, और वो डायनामो जो है रोटेट करता रहता है और उस डायनामो से आपके पास दो वायर निकले होते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको लाके जो है बैटरी के टर्मिनल पे जोड़ देते हैं, एक प्लस टर्मिनल पर और नेगेटिव टर्मिनल पर। तो बेसिकली वो भी आपका एक जनरेटर ही है। डायनामो इज आल्सो जनरेटर, बस वो क्या है डीसी जनरेटर का हमारा काम करता है, क्योंकि वही डीसी पावर आके जो है कि चार्ज करता है अपनी बैटरी को। ठीक है, तो गाड़ी बसों जीप कार वगैरह में जो लगता है वो भी आपका जनरेटर ही है, वो भी आपका अल्टरनेटर नहीं है बल्कि जनरेटर है। बोले तो डीसी जनरेटर है। ठीक है, वो केवल प्लस और माइनस, 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज वो नहीं है। ठीक है, वो केवल डीसी जनरेटर है। ठीक है, अभी आप समझिए एक बात, मैं वहां बताने वाला था कि मैकेनिज्म कैसे है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करंट लेते कैसे हैं, इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ ईएमएफ डेवलप हो गया। अब आपका आर्मेचर तो रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन से आप कैसे लेंगे करंट को, वो हम लेते हैं इसकी मदद से। ठीक है, यहाँ इसकी मदद से लेते हैं। देखिए ये रोटेट कर रहा है, जैसे अभी करंट क्या है, अभी करंट इधर जा रहा है। ठीक है, अभी इंड्यूस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, यदि ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर होता है। समझ पा रहे हैं? उसको यदि आप अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही ये वाला कंडक्टर सपोज करिए ए होगा, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। आपका ए बी में ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और सी डी में सी से डी से सी की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगा और ये वाला सिरा इधर आएगा और ये वाला एज इधर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा बोले तो ए बी जब इधर आ जाएगा, ए बी सपोज करिए ए बी इधर आ रहा है, तो अब उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगी। और सी डी, जैसे ही सी डी इधर आ जाएगा, सी डी में करंट ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगी। समझिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये फोर्स किधर लगेगा, ये फ्लेमिंग राइट हैंड, मैं पढ़ा चुका हूं आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखिए दिस इज हैपेंस। अब ये वोल्टेज डेवलप तो हमारा हो गया, करंट पता चल गया, वोल्टेज डेवलप हुआ कि करंट फ्लो होने लगी। अब आप समझिए हमने यहाँ ब्रश लगाया और ब्रश की मदद से हमने एक यहाँ स्लिप रिंग, ये देखिए रिंग लगा हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट के ऊपर हम लोग रिंग लगाते हैं, 2 रिंग, क्योंकि 2 रिंग हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, एक रिंग से एक को और दूसरे रिंग से दूसरे ब्रश को कनेक्ट करते हैं। और ब्रश क्या है, आपका कार्बन ब्रश होता है, वो घिसता रहता है। ठीक है, कार्बन ब्रश इतना जल्दी भी नहीं घिसता है, लेकिन हम लोग चूंकि उसकी सफाई करते रहते हैं, छोटे छोटे जो कण आते हैं तो उसको हम लोग ब्रश से साफ करते रहते हैं, इसलिए इसको ब्रश कहते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश होता है ये। 2 आपका स्लिप रिंग लगा होता है और हमें जो भी कनेक्ट करना है, हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना है या हमें जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ हम चाहते हैं, सपोज करिए हमारे पास जो भी, हम थर्मल पावर प्लांट में ही है, सपोज करिए हमने जनरेटर से वोल्टेज डेवलप कर लिया और उस वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज पर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं,
ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और ट्रांसफार्मर से वोल्टेज स्टेप करके ट्रांसमिट कर देते हैं जहां भी हमको ट्रांसमिट करना हो, जहां भी हमको सेंड करना होता है। दिस इज हाउ बेसिकली वर्क इज डन, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको मान लिया कि कोई भी लोड लगा लिया आपने, करंट जो है और आर, और इसमें करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। ये आपका पूरा मैकेनिज्म रहा। इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर बोले तो अल्टरनेटर। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने बताया कि फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो चेंज होने की वजह से ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो जो फ्लक्स है, यदि फ्लक्स की वैल्यू आप मान लें फाई इक्वल टू, आप मान लें कितना, मान लें फ्लक्स की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू यदि कुछ भी मान लें, फाई इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी आप मान लेते हैं, ठीक है। फाई इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी यदि आप मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। फाई इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली हमें, क्या मिलेगा, ईएमएफ जो डेवलप मिलेगा इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। क्यों? बिल्कुल, यदि हम इतना मान लेते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अब फाई की चूंकि वैल्यू फाई इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, अब इधर देखिए फाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, फाई की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग फाई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये इतना कुछ लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। जिनको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए एक और एक्सप्रेशन बनाता हूँ। फाई को और क्या लिख सकते हैं आप चाहें तो फाई की जगह पे यदि आपको याद हो तो फ्लक्स, मैं बताया था आपको, B इज इक्वल टू फाई बाई ए होता है। यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी यूनिट टेस्ला होती है, इसकी यूनिट वेबर होती है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। चलिए, यानी फाई इज इक्वल टू आप चाहें तो लिख सकते हैं B डॉट ए, बिल्कुल मैं बताया था, फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। चूंकि हमारे पास हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं आर्मेचर में n है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और ये हो जाएगा B डॉट ए, ठीक है। यदि हम इसको खोलें, इफ वी ओपन द स्केलर प्रोडक्ट जैसे ही आप ओपन करते हो, अगर आपको याद हो तो A डॉट बी इसका क्या आता फॉर्मूला था, ए बी कॉस थीटा आता था, ठीक है। ये आता था A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैं इसको हटाता हूँ, बी ए है इस बार, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका फाई की वैल्यू। तो कितना फ्लक्स हमारा सर्किट में लिंक कर रहा है वो मिला आपका एन बी ए कॉस थीटा। अब आपको पता है फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल पता है आपको, और आपको पता है फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज ईएमएफ डेवलप्ड। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन तो यही कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। चूंकि हमने n यही कैलकुलेट कर लिया है, ले लिया है, तो यहाँ n रखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की जगह पे ये रख दीजिए आप, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। अब फाई इक्वल टू है एन बी ए कॉस थीटा। अब एक काम करिए, कॉस थीटा, अब थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा और ओमेगा टी बेसिकली इंटर कन्वर्सेबल है, ठीक है, थीटा और ओमेगा टी। तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे ओमेगा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा और ओमेगा टी एक ही वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि थीटा और ओमेगा टी एक ही चीज है। तो एन बी ए चूंकि कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म हम बदल नहीं सकते, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जितनी है वो तो फ्लक्स है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से। एरिया भी फिक्स ही है कि आर्मेचर की एरिया कितनी है, तो ये तीनों टर्म अपने कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है वो कॉस ओमेगा टी है। अब कॉस ओमेगा टी को हम यदि हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मिल जाएगा, देखिए माइनस, ये देखिए माइनस एन बी ए तो बाहर ही है, ये मिल जाएगा आपको कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिल जाएगा आपको। और ये ओमेगा इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी को कोई ऐतराज या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपका रहा E। यानी कि यदि कोई पूछे कि कितना फ्लक्स डेवलप होगा इसमें, यदि लिंक कर रहा है फ्लक्स और वो चेंज हो रहा है,
तो फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल इन द आर्मेचर कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, तो इतना इंड्यूस होगा ईएमएफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है आपको याद रखने की वैल्यू, ठीक है। अब कुछ लोग इसी को क्या कहते हैं, इसको ई नॉट लिख के रख देते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अच्छा लगे देखने में, इसलिए तो वो लोग ऐसा लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। अल्टीमेटली बताने के पीछे लॉजिक ये है कि जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल से, वो रोटेशन की वजह से चेंज हो रहा है, और उस रोटेशन की वजह से जब चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो ईएमएफ डेवलप हो रहा है। कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है, एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। अब इसी फ्लक्स की वजह से, इसी ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। स्लिप रिंग की मदद से हम ब्रश, स्लिप रिंग और ब्रश की मदद से हम उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, और कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी यूजुअली हम लोग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके उसको हाई वोल्टेज में डेवलप करते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं हाई पावर पे या स्टेशंस पे, सब स्टेशंस पे, देन डोमेस्टिक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, ठीक है। ये रहा आपका एसी जनरेटर, जिसे हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। अब आपके दिमाग में तो चल रहा होगा कि एसी, फिर डीसी क्या है। डीसी और एसी में बेसिकली कोई विशेष फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क है, यहाँ जो स्लिप रिंग लग रहा है डीसी में, वही स्लिप रिंग न लग के स्प्लिट रिंग लगता है। तो मैं अगर इसी को मैं बनाऊं स्प्लिट रिंग, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, देखिए ये स्प्लिट रिंग, ये इसको आधा रखिए, ठीक है, इसको आधा रखिए और इसको आधा रख दीजिए, ठीक है, यही स्प्लिट रिंग हो गया। इसी को हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो स्लिप रिंग ना लिख के हम उसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ठीक है। यदि आपके पास स्लिप रिंग है तो समझ जाइए कि वो एसी है। यदि आपके पास टूटा हुआ है समझिए स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग है मतलब समझ जाइए वो क्या है, डीसी है। बस स्प्लिट रिंग को ही कुछ लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, कुछ लोग इसी को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। Split ring is also known as commutator. Somebody said the split ring is also a commutator. What does commutator do? तो commutator change the alternating current into direct current. That's why ये डायरेक्ट करंट में बदल देता है। और कोई मैकेनिज्म से लेकर सारे कंपोनेंट्स वही हैं, एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं है, बस अंतर यहाँ से आता है। स्प्लिट रिंग लगा है मतलब कम्यूटेटर लगा है, मतलब डीसी जनरेटर है, जिसे डीसी डायनामो बोलते हैं या डीसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। और यदि जो है स्लिप रिंग लगा है, यदि स्लिप रिंग लगा हुआ है मतलब अल्टरनेटर है, मतलब एसी जनरेटर है आपका, वो एसी से कनेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा, उसको हाई वोल्टेज में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब आमतौर पे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ देखा हुआ है, ठीक है। वो अगर आप बता दें आपको 500 मेगावाट से लेकर 800 मेगावाट तक बिजली पैदा करने में जो है पता मैंने देखा होती है बिजली एक जनरेटर की मदद से। समझिए कैसे होता, कैसे एक्चुअली होता कैसे है कि इतने क्षमता के, इतने रेटिंग के ट्रांसफार्मर, अब 500 मेगावाट का मतलब आप समझ रहे हैं। 500 मेगावाट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है कि ये जो है कि 500 मेगावाट मतलब 5 × 10⁻⁶ इतना वाट हो गया। और आपके घरों में कितने बल्ब हैं, कितने जो पहले हम लोग बल्ब लगाते थे इनकैंडिसेंट लैंप, वो 100 वाट का होता था। यानी 100 वाट का मतलब अभी भी 4 जीरो बचा हमारा इतना, यानी कि करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 50,000 बल्ब जो है आप जला सकते हैं। ये जो रेड वाला बल्ब नहीं आता था, ये येलो कलर का जो जलता था 100 वाट का, वैसे बल्ब हम 50,000 बल्ब जला सकते हैं। इतनी क्षमता एक जनरेटर पैदा करता है, समझ जाइए। ये 500 MW का मतलब हुआ। ये आपको बस बेसिकली एक नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि आपको होना चाहिए, ठीक है। 800 मेगावाट में क्या हो जाएगा, अब यही 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 की जगह पे 80 हो जाएगा। 80,000 बल्ब हम जला सकते हैं केवल एक जनरेटर से। होता क्या है, वोल्टेज जो भी डेवलप करता है 11 वोल्ट या 24 वोल्ट, किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट 24 किलो वोल्ट, उसको ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं। 500 kVA किलो वोल्ट या जो भी है ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्ट पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्ट पे ट्रांसमिट करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि लॉसेस कम होते हैं, कोरोना लॉस कम हो जाता है, जो भी आपका ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद रखता हूँ ये जो अल्टरनेटर वाला पोर्शन है, जनरेटर वाला पोर्शन है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है, उसके बाद सारा क्लियर आपका डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं एक न्यूमेरिकल। चलिए ये प्रश्न रहा आपके लिए, कह रहा है कि एक एसी जनरेटर है जो कि कंसिस्ट है किससे, एक कॉइल से, जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 1000। अब कह रहा है हर एक टर्न की जो एरिया है, कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कह रहा है कि जो आपका अल्टरनेटर है, जो आर्मेचर है, वो रोटेट कर रहा है। यानी आर्मेचर मतलब रोटेट करने का मतलब क्या है कि जो अपना एंगुलर स्पीड है वो दे रखा है, उसको 100 आरपीएम दे रखा है। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जिसकी इंटेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी 3.6 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला दे रखा है। और कह रहा है कि आप पीक और आरएमएस वैल्यू बताइए जो ईएमएफ डेवलप होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक बिल्कुल उतना ही पे लग जाएगा जितना मैं बता चुका हूं आपको। चलिए इतना जगह पर्याप्त होगा हमें लगता है करने के लिए। चलिए मैं करता हूं, आप समझिए। यदि आपको ई नॉट पता है, अभी ई नॉट में बताया था, ई नॉट इज इक्वल टू, अभी डिराइव किया था मैं, ई नॉट की वैल्यू क्या था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था। तो साइन ओमेगा टी तो है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की 1 होती है, यानी ये मैक्सिमम की वैल्यू थी एन बी ए ओमेगा। अब आपको एन की वैल्यू दिया है 1000, बिल्कुल दिया है 1000 टर्न्स। ठीक है, बी की वैल्यू दिया है आपको कितना, 3.6 इंटू 10⁻², यानी 3.6 इंटू 10⁻² इंटू एरिया देखिए कितना दिया है, एरिया आपको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप यहां फंसेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर में बदलना है। 100 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है, एक बार और 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। इंटू अभी आपको क्या करना है, ओमेगा की स्पीड आरपीएम है, रोटेशन पर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 आरपीएम में ही रखते हैं। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ये रहा आपका, ये ई नॉट की वैल्यू है। जब आप इस ई नॉट को कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.77 वोल्ट। 3.77 वोल्ट, इतना वोल्ट जो है डेवलप हो रहा है। ये वोल्टेज है, ईएमएफ डेवलप हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इतना वोल्ट जो है डेवलप हुआ है। ये वोल्ट आपका मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू माने इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या है, यदि आपको याद हो तो ई आरएमएस या ई आरएमएस इज इक्वल टू होता था ई मैक्सिमम बाई √2। अब मैक्सिमम तो पता है आपको, अब आपको ई आरएमएस निकालना है, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू मैक्सिमम यानी 3.77 डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे, तो करीब करीब जो वैल्यू आएगी 2.67 वोल्ट आएगी। 2.67 वोल्ट इतना जो है आपका ईएमएफ आरएमएस हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगी किसी भी ईएमएफ की। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन को आप करिए, आप ये नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है और क्या निकालना है, उसकी मदद से आप आराम से कर सकते हैं। यूनिट बड़ा ही जरूरी है ध्यान रखना। देखिए मैं बताया ना, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, जबकि यहाँ मीटर स्क्वायर में रखना था आपको, तो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू द स्टैंडर्ड यूनिट, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। So hopefully you are comfortable with whatever I taught in the generator portion. There is no doubt. AC generator is also known as alternator, और जो DC generator is also known as dynamo. AC डायनेमो बोलते हैं AC जनरेटर को, DC डायनेमो बोलते हैं DC जनरेटर को। उम्मीद रखता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, यदि कोई डाउट आता है आप जरूर बताइए। ठीक है, कि सर मुझे ये डाउट रहा है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। MS Academy इज रेडी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ ये सारा पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तीनों फेज आज हमने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। 1 महीने लगे हैं, 31 डेज लगे हैं टोटल इस पूरे सेक्शन को शुरू करने में। ठीक है, कल से मैं एक नया सेक्शन शुरू करूंगा, वो डिसाइड करेंगे हम कि आखिर क्या शुरू करते हैं। मे बी कि हम कुछ 11th के पोर्शन को शुरू करें, मे बी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कुछ शुरू करें। ठीक है, वो कल की बात है। आज की बात यह है कि आज हमने सक्सेसफुली खत्म किया है, और जितने भी न्यूमेरिकल आपको लगाना है आप लगाइए। कोई डाउट आता है जरूर बताइए, कोई भी एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा जो आप न लगा सके। दैट्स माय प्रॉमिस। आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट विच आई हैव गिवन, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो, अल्टरनेटिंग करंट का हो, या एसी मशीन्स का हो, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इंडक्शन मोटर से लेकर कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए। और कोई भी डाउट आता है आप तुरंत पूछिए मुझसे, यानी MS Academy में मेल करिए या कमेंट में जो है बताइए कि आपको कोई डाउट आता है। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ
आपको ये मेरा सेशन पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सब्सक्राइब किए ही होंगे आप, उम्मीद रखता हूँ। यदि नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि समय का 6 शाम को कब बजता है। शाम 6 बजे रोज़ आपको एक वीडियो जाती है MS अकेडमी की तरफ से। वी आर प्रतिबद्ध, हम लोग प्रतिबद्ध हैं शाम 6 बजे आपको एक वीडियो देने के लिए। तो मिलेंगे एक नए अध्याय में। यदि 12th की बात करें तो हम उम्मीद रखते हैं सेमीकंडक्टर्स शुरू करेंगे। यदि नहीं हुआ तो अगर मे बी कि कल से शुरू कर दें, या अगर कोई 11th का चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर एक हफ्ता तो कम से कम लगेगा ही। ठीक है, सो होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ वट एवर द कंसेप्ट आई हैव गिवन। इफ एनी डाउट यू हैव, you are highly welcomed in the comment section. So thank you very much. बने रहिए MS अकेडमी के साथ।